और सरकारी स्कूल की स्थिति आप अगर अपने कैमरे से दिखा दिए तो मैं कहता हूं मोदी जी को हार्ट अटैक आ जाएगा और योगी जी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। आयुष्मान कार्ड में 5 मेंबर कंपलसरी हैं, 6 मेंबर। अब किस हिंदू के हैं 6 मेंबर, बता दीजिए मुझे। कोरोना के टाइम में अभिभावक रोते रहे, खून के आंसू रोते रहे कि इन्होंने अपना घर बेच दिया, कुछ लोगों ने अपना खेत बेच दिया, कुछ लोगों ने अपना जमीन बेच दिया, कुछ लोगों ने अपनी पत्नियों के जेवर बेच दिए। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मुसलमान को फायदा हो रहा है। आज भी बच्चे टाट पट्टी पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर आज भी छत टपक रहा है, वहाँ पर आज भी जो है कि बर्तन चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है मिड डे मील के नाम पर। मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरा नहीं बन रहा है, या तो मुझे एक बच्चा और पैदा करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री को शर्म आ जाएगी, हो सकता है वो अपने घर से 15 दिन बाहर न निकले। डिजिटल इंडिया भी बिल्कुल फ्लॉप हुआ पड़ा है। आरक्षण देना है तो पढ़ाई के अंदर दो। लोकसभा के चुनाव की हर एक पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वही बात की जाए उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवारों की भी लिस्ट पूरी तरह से जारी हो चुकी है। बात गाज़ियाबाद की करें तो गाज़ियाबाद में भी गठबंधन की प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दोनों ने अपना नामांकन कर दिया और अब पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। तो इन 5 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उससे जनता कितना खुश है, कितना काम गाज़ियाबाद की अगर बात करें तो गाज़ियाबाद में हुआ है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम जनता मौजूद है। तो आम जनता से सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 5 सालों के अंदर क्या काम हुआ, इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है। तो सीधी बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम आपका? जावेद। अच्छा, लोकसभा के चुनाव हैं, तारीख भी आ चुकी है, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? क्या मुद्दे चुनाव में होने चाहिए? क्या 5 सालों में विकास हुआ, क्या नहीं हो पाया? विकास तो हुआ है, खैर गुंडागर्दी भी कम हुई है, आगे कोई दिक्कत नहीं, सही है, सब नॉर्मल है। सारे रोजगार करने वाला होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे हर बार पास ही हो रहे हैं, वो सब के सब सरकारियों में थोड़ी जा रहे हैं, इतनी जगह हो ही नहीं रही। जो उन्होंने काम विदेशी नीति है ये सब अच्छी कर दी हैं सारी, लेकिन मैं आपको देश की अंदर की बात बता रहा हूँ, तो अंदर ये सब कुछ नहीं मिला है। भाई सरकारी नौकरी की तो बात ऐसी है, देखो हमारे देश की जो जनसंख्या है 150 करोड़ हो गई, और 150 करोड़ में ये कोई देश ऐसा नहीं है जो सबको सरकारी नौकरी दे देगा। ठीक है, सरकारी नौकरी ऐसा नहीं है कि जाओ और भैया जैसे पहले होता था सरकारी नौकरी पे लोग पकड़ पकड़ के ले जाते थे, चलो भैया नौकरी करो। अब वो चीज़ नहीं है, अब तो कंपटीशन करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ में मैं सरकार को मानता हूँ, उसमें काम नहीं हो रहा है, जो है एजुकेशन। एजुकेशन में सरकार को मैं नंबर 0 दूंगा। जो बात है वो सत्य है। गरीब आदमी क्या, आजकल आज की डेट में महंगाई इतनी है कि 50,000 रुपये कमाने वाला अगर जिसके घर में 3 बच्चे हो जाए वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चे पढ़ा नहीं पाएगा। ठीक है जी, 50,000। और यहाँ तक नहीं, मैं सरकारी आदमी की बात कर रहा हूँ जो सरकारी नौकरी। तो एजुकेशन पे मैं बोल रहा था, एजुकेशन की जो कहानी है भाई साहब बिल्कुल ऐसी है। अगर सरकार इस ओर थोड़ा ध्यान दे दे। रही बात अब नौकरी की आ गई कि जी नौकरी नहीं मिल रही है, एक जो रिजर्वेशन का जो चक्कर है ना नौकरियों में, ये हमें सबसे गलत लगता है। आप नौकरी दो, बच्चे को कंपटीशन कराओ, जो बच्चा अच्छा पढ़ाई लिख के आगे जा रहा है उसको नौकरी दो। बच्चों के अंदर कंपटीशन पैदा करो ना, पढ़ाई के अंदर कंपटीशन। आरक्षण देना है तो पढ़ाई के अंदर दो। जो बच्चा अच्छा पढ़ लिख के, वो गरीब का हो या अमीर का हो, पढ़ लिख के आगे निकलेगा, उसको सरकारी नौकरी दो। अब ऐसे थोड़ा ही है कि आप सभी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ये तो सत्य है। और ये सिर्फ भारत की बात, प्राइवेट भी तो नहीं मिला भाई साहब, प्राइवेट में भी तो करने वाला चाहिए। अब आप घर में तो पड़े हो पंखा चला के, काम आप करने, कौन भूखा मर रहा है मुझे बताओ? लोग बीकॉम कर करके। भाई साहब भूखा तो कोई देश नहीं मरेगा, भूखा तो कोई देश नहीं मरेगा। इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि जो प्राइवेट स्कूल है 10,000 रुपये प्रति माह एक बच्चे की फीस है। इसको क्या है, दुनिया को दिख नहीं रहा, ये पीएम को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा, ये हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं दिख रही है सब चीज़ें कि 10,000 रुपये अगर एक बच्चे की है, 2 बच्चे 20,000। कहीं ना कहीं प्राइवेट जो ये एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, ये सरकार पर हावी है। ये लोग सरकार पे हावी है क्योंकि सरकारों को पैसे जाते होंगे इनको। भाई साहब, एजुकेशन में जो बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं ना, एजुकेशन ही सरकार का है। अच्छे अच्छे नेता मंत्रियों का एजुकेशन है। स्कूल है उनके, मैं आपको बता दूं, स्कूल है, अस्पताल है उनके, इंजीनियरिंग कॉलेज है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सुधर पाएगा भाई साहब, ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। अगर मोदी जी हर क्षेत्र में काम अच्छा कर रहे हैं तो मोदी जी को इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम मोदी जी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन की बात रख रहे हैं। हमें मोदी जी से कोई वो नहीं है कि हमने तो आज तक मोदी जी को वोट दिए। हमारा भैया हम तो मरते दम तक देंगे। अच्छा, लेकिन जो भाई साहब काम नहीं होगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं मोदी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं, किए हैं। शिक्षा में कमी है,
भाई साहब, हाँ तो वो तो मैं अभी भी खुल के बोल रहा हूँ, शिक्षा में तो बहुत कमी है। मैं तो 0 नंबर दे रहा हूँ शिक्षा के मुद्दे पे सरकार को। लेकिन वोट वही देंगे। चिकित्सा के मुद्दे पे भी मैं वो, अब आप बताइए, आयुष्मान कार्ड बन रहा है मोदी जी का। अब मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे बाहर से कुछ पता चला है ना, मैंने आज तक कहीं इंक्वायरी की है। ये पता चला है आयुष्मान कार्ड में 5 मेंबर कंपलसरी हैं, 6 मेंबर। अब किस हिंदू के हैं 6 मेंबर, बता दीजिए मुझे अपना आयुष्मान कार्ड बनाना है, मेरा प्राइवेट काम है। आज मुझे काम मिल गया, कल मिला नहीं मिला, लेकिन मैं आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा सकता। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 हम हैं, 5 मेंबर हो गए, तो मैं उसके दायरे में कहाँ से आ गया? कौन आ रहा है? बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। अब से आप 30, 40, 50 साल पीछे चले जाओ तो हिंदू के होते थे 6-7 बच्चे। सरकार तो कहती है ना हिंदुत्व की सरकार है ये। भाई साहब, हिंदुत्व की मैं तो इस मुद्दे पे अपनी राय रख रहा हूँ ना। मैं तो कमी बता रहा हूँ ना सरकार की, कि आपने 6 आदमी मैंडेटर कर दिए। किस हिंदू के 6 बच्चे हैं? किस हिंदू के परिवार में 6 बंदे हैं? आयुष्मान कार्ड तो लागू हो गया, लेकिन उस पे हिंदू को क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मुसलमान को फायदा हो रहा है। और मुसलमान भी कोई अलग नहीं है, हमारे देश, हमारे भाई हैं, सब कुछ है, हमारे साथ रह रहे हैं, हम सब मिल के रह रहे हैं। मेरे भाई है, मोमदन भाई है, हम दिन रात बैठते हैं इनके साथ। ये भी भाई मोमदन भाई है, हम यहीं बैठ के चाय पीते हैं। बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, स्कीम की बात है। बात स्कीम की है। अगर आपने एक को ही हो रहा, हमारे ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे होंगे, हाँ, 2 अपने आप, अगर आपने तो ये फायदा नहीं हो रहा। और ऑनलाइन भी आप अगर आप करो, अपना मोबाइल अगर खोलो, तो आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसमें रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाएगा। तो उस अब सरकार डंका बजा रही है कि आयुष्मान कार्ड हमने लागू कर दिया। अरे बताओ तो सही, कहाँ लागू हो गया? मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरा नहीं बन रहा है, या तो मुझे एक बच्चा और पैदा करना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, इसमें हंसने वाली बात नहीं ना। अगर मुझे सरकार की स्कीम का फायदा लेना है तो मुझे एक बच्चा पैदा करना पड़ेगा, तब कहीं जाके मेरा आयुष्मान कार्ड बनेगा। एक इन्होंने आर्मी का कर दिया। देखिए, तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जनता की आवाज़ और जनता की आंख, आप पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे मीडिया कर्मी और बहुत सारे जो है कि ये हमारे बंधु जो है, पत्रकार साथी जो है, वो आज के डेट में केवल और केवल सरकार के गुणगान कर रहे हैं। जबकि मीडिया का जो काम है वो सच्चाई और हकीकत को दिखाना है, बयान करना है, और जनता की आवाज़ को सरकार तक, आवाम की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना होता है, जो शायद नहीं हो पा रहा। इसलिए आपको सबसे पहले मैं बधाई देता हूं कि चुनाव से तुरंत पहले आप जो है कि ऐसे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मोदी जी जैसा तो इस हिंदुस्तान में, क्या मैं कहता हूँ, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई नहीं है ऐसा नेता। ना कोई है, ना कोई था, ना तो कोई पैदा होगा। इतने अच्छे नेता हैं वो। मैं बताता हूँ वही बात आपको। ऐसा नेता ना तो कोई पैदा हुआ, ना कोई होगा जीवन में, और ना कोई है। उसके पीछे कारण यह है कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी एक उपलब्धि होती है। मोदी जी की अपनी एक उपलब्धि है कि जनता को कैसे वश में किया जाता है, जनता की सिंपैथी को, आवाम की सिंपैथी को कैसे हासिल किया जाता है। वो कला उनके अंदर ईश्वर ने कूट कूट के भरा हुआ है। आप 2014 चले जाइए, 2024 से 10 वर्ष पहले चले जाइए, तो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमारे देश की जनता ने बिल्कुल नकार दिया था। अस्तित्व तक खत्म हो गया था, बिल्कुल समाप्त थे, विलुप्त थे। लेकिन ये खूबी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है कि देश में भारतीय जनता पार्टी को वापस ले आए, और वापस तक नहीं लाए, देश में आंधी की तरह आए, और न जाने कितनी बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां बिल्कुल उनका ध्वस्त हो गया सब कुछ। और उसके पीछे कारण कि जनता, जो हमारे देश की आवाम है, वो बहुत भोली भाली है। इतनी भोली भाली आवाम, मैं कहता हूं कि आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं जाएंगे कहीं नहीं मिलेगी। भोली भाली कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। 2014 में एक मेक इन इंडिया नाम से जो है कि स्लोगन चला था। मेक इन इंडिया में क्या होता था कि एक शेर था, उस शेर को माना जाता था कि वो शेर मोदी जी है, और मोदी जी के पेट में बुलेट और साइकिल का चेन चलता था, जिसको बताया जाता था मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो ये डिजिटल के लोग थे, इन लोगों के माध्यम से बताया जाता था कि मोदी जी का सपना है कि पूरे भारत के कोने कोने में, मतलब सबसे गांव, भारत का सबसे पिछड़ा गांव और भारत का सबसे बड़ा शहर, वहां तक बिल्कुल मेक इन इंडिया का विस्तार हो जाएगा, और हर घर का बच्चा जो 18 वर्ष से ऊपर का होगा उसको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, कारखाने खुलेंगे, फैक्ट्रियां खुलेंगी, उद्योग खुलेंगे। शायद
मुझे लगता है उस शेर को ये लोग बांध नहीं पाए और वो शेर न जाने कौन सी जंगलों से होते हुए श्रीलंका निकल गया। वो शेर आज तक वापस नहीं आया, इसलिए मेक इन इंडिया ध्वस्त हो गया। जब ध्वस्त हो गया, ये शेर को खोजते खोजते नहीं पाए, तो 2014 के बाद 2019 में फिर चुनाव हुए। 2019 में ये दूसरा विजन लेकर के आए, वो लेके आए कि डिजिटल इंडिया। मेक इन इंडिया के बाद डिजिटल इंडिया आया। डिजिटल इंडिया को लेकर के जनता में पूरा उत्साह आया और लोगों ने कहा कि पूरा भारत डिजिटल हो जाएगा, पूरे भारत के लोगों को डिजिटल से जोड़ दिया जाएगा, पूरे भारत की जनता आवाम डिजिटल रूप में काम करेगी। डिजिटल का मतलब होता है कि घर बैठे आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से वो सारे काम कर सकते हैं जो आपको यहाँ से जा करके करना पड़ता था। आप देख सकते हैं कि साइबर क्राइम का आज के डेट में भारत में क्या रेशियो है। मैं कहता हूँ हर 100 में से 50 व्यक्ति रोजाना साइबर क्राइम का शिकार होता है। कहीं उससे फ्रॉड हो जाता है, लूट हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि डिजिटल इंडिया बना देना बहुत बड़ी बात नहीं है। डिजिटल इंडिया को सुरक्षित रखना, लोगों को सुरक्षित रखना, लोगों के बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखना, लोगों के पैसों को सुरक्षित रखना, ये जरूरी है। तो यहाँ आपने देखा कि डिजिटल इंडिया भी बिल्कुल फ्लॉप हुआ पड़ा है। और भी तमाम ऐसी योजनाएं मोदी जी लाते रहते हैं जिससे जनता प्रभावित होती है, लेकिन उसका लाभ जनता को कभी न मिला है, ना ही जीवन में मिलेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड की योजना है वो चल रही है, प्रधानमंत्री राशन उज्ज्वल योजना है वो चल रही है, घर घर राशन दे रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपने कहा प्रधानमंत्री आयुष्मान, तो आयुष्मान की बात मैं बता दूं, कल ही मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनके पिताजी का ऑपरेशन किसी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में हुआ है और उस हॉस्पिटल ने, मरियम हॉस्पिटल यहीं गाजियाबाद में कहीं है ना, मरियम हॉस्पिटल में हुआ और उस हॉस्पिटल के ऑनर ने या उस हॉस्पिटल के एम्प्लॉई ने उनके उस आयुष्मान कार्ड को फाड़ करके फेंक दिया और बहुत ही गंदे लफ्ज में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि उन्होंने दिया, उन्हीं के वो ले जा करके दे दो। मैं वो शब्द नहीं बोल सकता कि कहाँ देने के लिए बोला, लेकिन उसने कहा। क्या मैं कहता हूं कि हमारे गाजियाबाद का कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी या हमारे लोकसभा के चयनित हुए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद प्रत्याशी हैं वो, या हमारे यहाँ से अभी कैबिनेट मंत्री हुए हैं, 5-5 विधायक हैं, क्या जा करके उसके हॉस्पिटल पे बुलडोजर चला सकते हैं? चूंकि ये सरकार की योजना है, सरकार ने बहुत ही मजबूत स्थिति में आयुष्मान कार्ड को लागू किया था और उसको ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है नकार रहे हैं। तो क्या उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें केवल वही मैंने बताया छलावा है, दिखावा है। कहीं पर कोई आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होता है। किसी बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्ति को, जिसके पास अपना रसूख हो, पहुँच हो, पकड़ हो, मंत्री और सांसद से उसकी जान पहचान हो, तो आयुष्मान कार्ड लागू हो जाए। मैं कहता हूँ आम जनता जिसके पास, किसी के पास पहुँच पकड़ नहीं है, उसके लिए आयुष्मान कार्ड माने कि 10वीं फेल का सर्टिफिकेट, ऐसे समझो 10वीं फेल का सर्टिफिकेट लेकर के वो हाथ में घूम रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है इस बार 400 के पार। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है 400 के पार कम बोला उन्होंने, उनको बोलना चाहिए था 500 के पार, और होना भी चाहिए। देखिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि देश में राज करना है ना, तो आप एक काम कर दो कि देश की आवाम को और उनके बच्चों को अपाहिज बना दो। अपाहिज कैसे बना दो? चूंकि हमारा जो भारत है ये सबसे ज़्यादा किसान प्रधान देश है और किसानों की यहाँ पर स्थिति यह है कि उत्पादन तो टनों में करते हैं, लेकिन उनके पास रुपया पैसा गुल्लक में रखने के लिए भी हो नहीं पाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। किसानों के ऊपर लाठी चलती है, किसानों के ऊपर गोला चलता है, किसानों के ऊपर गोलियां चलती हैं इसी सरकार के द्वारा। और जब चुनाव आता है तो किसानों के ही नेता को अपने पार्टी में सम्मिलित करके किसान हित बता दिया जाता है। जैसे अभी राष्ट्रीय लोकदल किसानों का ही मसीहा माना जाता था, किसानों के ही नेता माने जाते थे राष्ट्रीय लोकदल के जो जितने नेता थे, और अब तक 2024 से पहले तक कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए ही लड़ाई लड़ती आती थी और जो सत्ता में बैठे हुए सरकार के लोग थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ती थी। लेकिन मिनट भर भी नहीं लगा, चंद समय भी नहीं लगा कि उनको पार्टी में सम्मिलित किया गया और उनको चौधरी चरण सिंह साहब के रूप में, मोदी जी के रूप में वो दिखाई देने लगे। तो ये जनता है, ये सब जानती है, सब समझती है। और इस बार मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि जनता बहुत भली भांति जान चुकी है और आवाज़ उनकी पहचान चुकी है और जवाब देगी। और वो जवाब यही होगा कि जब तक आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, जब तक आप शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, जब तक आप चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, जनता
पागल नहीं है। 4 किलो राशन 5 किलो राशन दे करके आप उसका पेट तो पाल सकते हैं, लेकिन उसका भविष्य नहीं बना सकते। भविष्य बनाने के लिए आपको शिक्षा मुक्त करनी पड़ेगी। आपने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी जर्जर कर रखी है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के सबसे बहुचर्चित जिला गौतम बुद्ध नगर और सबसे ही तेज तर्रार जिला गाजियाबाद है। मैं कहता हूँ आप राजनगर चले जाइए, आरडीसी में, ये सबसे जो है कि पौष इलाका माना जाता है गाजियाबाद का। आरडीसी में चले जाइए और सरकारी स्कूल की स्थिति आप अगर अपने कैमरे से दिखा दिए तो मैं कहता हूं मोदी जी को हार्ट अटैक आ जाएगा और योगी जी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। शिक्षा मंत्री को शर्म आ जाएगी। हो सकता है वो अपने घर से 15 दिन बाहर ना निकले, उस स्कूल की व्यवस्था अगर आपने दिखा दिया। ये उत्तर प्रदेश का सबसे जो है कि टॉप जिला में आता है गाजियाबाद, और यहाँ के सबसे टॉप जिले के सबसे पौष इलाके का जो सरकारी स्कूल है वहाँ की स्थिति ऐसी बुरी है, इसी बुरी है तो वहाँ पर आज भी बच्चे टाट पट्टी पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पर आज भी छत टपक रहा है। वहाँ पर आज भी जो है कि बर्तन चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है मिड डे मील के नाम पर। वहाँ पर आज भी गंदगी का इतना भंडार लगा हुआ है कि मैं कहता हूँ बच्चे अगर आपने भेज दिए अपने तो सेम डे बीमार होकर के आ जाएंगे। क्या समझ रहे हैं आप? जनता देख नहीं रही है। बहुत बदहाली है, बहुत बुरा हाल है। कहीं पर कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस बार कहीं ना कहीं मानते हैं जो वोट दिया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा और रोजगार पे वोट दिया जाएगा। शिक्षा सबसे जरूरी है। जहां पर आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं, हमारे आदरणीय प्रधान, हमें अच्छा लगता है परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन कभी अभिभावकों पे चर्चा नहीं किए। कोरोना के टाइम में अभिभावक रोते रहे, खून के आंसू रोते रहे कि इन्होंने अपना घर बेच दिया, कुछ लोगों ने अपना खेत बेच दिया, कुछ लोगों ने अपना जमीन बेच दिया, कुछ लोगों ने अपनी पत्नियों के जेवर बेच दिए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने जबरन पूरी की पूरी फीस वसूली और हमारी आवाज, जनता की आवाज सरकार ने कतई नहीं सुनी। और अगर माननीय हाई कोर्ट ने हमारी जनता की आवाज सुनी भी और 15% फीस वापस करने का आदेश भी किया तो मैं आपको बताऊं बड़ा दुख का विषय है। इतनी मजबूत उत्तर प्रदेश की सरकार, बुलडोजर की सरकार, सत्ता, ऐसी सत्ता शायद दोबारा जीवन में ना आए। इन्होंने एक बार भी एक लफ्ज हमारे आदरणीय योगी जी ने नहीं कहा प्राइवेट स्कूलों से कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश का 100% पालन करते हुए 15% फीस वापस करें या समायोजित करें, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। कुछ भी नहीं किया। जब जब गाजियाबाद आए प्राइवेट स्कूलों के शरण में गए, वहीं पर चाय पिए, वहीं पर पकौड़ी खाए, वापस लखनऊ हवाई जहाज में बैठ के चले गए। अभिभावक आवाज उठाना चाहे तो अभिभावकों को लाठी से पीटा गया, अभिभावक आवाज उठाना चाहे तो अभिभावकों के घर में उनको जो है नजरबंद कर दिया गया। अच्छा, क्या लगता है जो मोदी जी का जो नारा है 400 के पार कर पाएगा काम? देखो ऐसा है, नारे की तो बात मैं आपको बता दूं, 400 पार हो सकता है इस बार 400 पार भी हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी ने काम किए हैं ना, जनता के बीच में काम आए भी हैं और दिखे भी हैं और खैर हुए भी हैं। देखो हर आदमी की अपनी एक राय होती है। हाँ। तो 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया है, मुझे तो ऐसा लगता है शायद इस बार हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि हर जगह माहौल है और जहाँ तक मेरा ख्याल है मोदी जी का ये 5 साल आखिरी टर्म भी है। तो मोदी जी के जाने के बाद बीजेपी का क्या होगा वो तो भगवान ही भविष्य बताएगा। बाकी ये 5 साल तो मोदी जी के हैं, ये तो कंफर्म है। तो साफ तौर पर ये आम लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया बताई। साफ तौर पर लोगों के कहना कि बात करी जाए काम की तो काम हुआ है। इस बार जो वोट दिया जाएगा वो मुद्दों पर वोट दिया जाएगा, शिक्षा के नाम पर वोट दिया जाएगा, रोजगार के नाम पर वोट दिया जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।